क्लास 10th स्टूडेंट्स को पढ़ने में थोड़ी डिफिकल्ट लगती है, इसलिए हम इसके सभी चैप्टर्स को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आपके बोर्ड्स हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 3 के नोट्स कवर करेंगे। सो विदाउट कटिंग एनी फर्दर डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 10th के चैप्टर 3 का नेम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। अब चैप्टर का नेम क्या है पहले उस पर फोकस किया करो। तो भूमंडलीकृत विश्व का बनना यानी ये विश्व कैसे बना। अब भूमंडलीकृत का मतलब क्या होता है, जो देश होते हैं उनके बीच संबंध स्थापित होना भूमंडलीकरण कहलाता है। एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था पर कैसे डिपेंड करती है या हमारी इकोनॉमिक्स कैसे कनेक्टेड है, आपस में ये पूरी दुनिया कैसे जुड़ी हुई है, इसी का मतलब है भूमंडलीकरण। और यही सब बातें इस चैप्टर में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। जब हम वैश्वीकरण यानी विश्व के एकीकरण की बात करते हैं तो हम आमतौर पर एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं जो मोटे तौर पर पिछले लगभग 50 सालों में ही हमारे सामने आई है। यानी ये जो वैश्वीकरण है ये एक दिन में नहीं होता, इसमें काफ़ी साल लग जाते हैं। और इस वाली बुक में हम जो 50 सालों के बीच में डिफरेंस हुए हैं, जो जिस तरीके से युद्ध के बाद में हमारी इकोनॉमिक डेवलप हुई और कैसे हमारा जो विनाश हो गया था युद्धों के टाइम पे, तो ये सब कुछ हम इसमें जानेंगे। लेकिन जैसा कि आप इस अध्याय में देखेंगे, भूमंडलीकृत विश्व के बनने की प्रक्रिया, व्यापार का, काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते लोग का, पूंजी व बहुत सारी चीज़ों की वैश्विक आवाजाही का एक लंबा इतिहास रहा है। यानी विश्व में इधर से उधर जाना वैश्विक आवाजाही। ठीक है, आज जब हम अपने जीवन में वैश्विक आपसी संपर्कों के बारे में सोचते हैं तो हमें उन युगों के बारे में भी जानना चाहिए जिनसे गुजरते हुए हमारी यह दुनिया ऐसी बनी है। यानी जिस तरीके से टाइम चेंज हुए, ये दुनिया कैसे इन्वेंट हुई, इसके बारे में भी हमें जानना चाहिए। बस यही इस पॉइंट में बताया है। इतिहास के दौर में मानव समाज एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक आते गए। प्राचीन काल से ही यात्री, व्यापारी, पुजारी और तीर्थ यात्री ज्ञान, अवसरों और आध्यात्मिक शांति के लिए या उत्पीड़न यातना पूर्ण जीवन से बचने के लिए दूर दूर की यात्राओं पर जाते रहे। देखो, मानव समाज एक दूसरे से कैसे जुड़ा, आप इजीली इसको समझ सकते हो। अगर यहाँ पर शंकर भगवान की पूजा होती है, अगर आप किसी और देश में गए तो आपको वहाँ के भगवान के बारे में जानने मिलेगा। अगर वो बुद्ध की पूजा कर रहे हैं तो आपको ये नई चीज़ सीखने मिलेगी कि ये बुद्ध की पूजा क्यों करते हैं। यानी इनके गॉड बुद्ध है और हमारे गॉड है शंकर। तो इस तरीके से जब हम किसी और देश में जाते हैं तो हमें वहाँ की कुछ नई चीज़ें पता चलती है। और वही जब हम वापस अपने देश में आते हैं तो हम कहीं ना कहीं तो उन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होंगे। एक रीज़न ये भी हो सकता है, पहले लोग घूमने भी जाया करते थे, अगर वो दूसरी जगह घूमने जाएंगे तो वहाँ से काफ़ी चीज़ें वापस अपने देश में लेकर आएंगे, कुछ सामान खरीदेंगे या फिर नई चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे तो वो वापस आकर यहाँ पर किसी को तो बताएंगे। तो अब ये जो यात्रा होती थी इसमें होता क्या था, अगर आपको कोई बीमारी है, ठीक है, तो आप अगर उनके देश में गए तो कहीं ना कहीं ये सिम्टम्स वहाँ पर भी जाएंगे। अब जैसे ही अपना कोरोना वगैरह हुआ था तो ये चाइना से इधर आया, तो ऐसा तो नहीं है कि ये अपने यहाँ पर इन्वेंट हुआ। तो ये संक्रामक रोग इसलिए फैलते हैं क्योंकि लोग एक जगह से दूसरी जगह पर एक्सप्लोर करते हैं। और नॉट ओनली डिसीजेस, यानी सिर्फ जो बीमारियां होती हैं वो एक्सप्लोर नहीं करती, यानी इसके अलावा आपके विचार है, आपका जो हुनर है, यानी आप ये भी देखोगे बाहर के कितने टैलेंटेड लोग हैं। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करती हैं इधर से उधर। आगे लिखा है, अपनी यात्राओं में ये लोग तरह तरह की चीज़ें, पैसा, मूल्य, मान्यताएं, हुनर, विचार, आविष्कार और यहाँ तक कि कीटाणु और बीमारियां भी साथ लेकर चलते रहे। 3000 ईसा पूर्व में समुद्री तटों पर होने वाले व्यापार के माध्यम से सिंधु घाटी की सभ्यता उस इलाके से भी जुड़ी हुई थी जिसे आज हम पश्चिम एशिया के नाम से जानते हैं। अब आप ये देखोगे कि एक चीज़ दूसरे देश में कैसे जाती है। देखो, हजारों साल से भी ज़्यादा समय से मालदीव एक समुद्र में पाई जाने वाली कोड़ियों चीन और पूर्वी अफ्रीका तक पहुंचाती रही। बीमारी फैलने वाले कीटाणुओं का दूर दूर तक पहुंचने का इतिहास भी 7वीं सदी तक ढूंढा जा सकता है। 13वीं सदी के बाद तो इनके प्रसार को निश्चय ही साफ देखा जा सकता है। मतलब 13वीं सदी के बाद में ये श्योरिटी भी हो गई कि जो संक्रामक रोग है वो यहाँ से दूसरे देश में जाने पर फैलेंगे। अब आगे का चैप्टर पढ़ के मैंने ये कंक्लूजन निकाला है, जो भूमंडलीकरण है वो 3 पॉइंट्स पर डिपेंड करता है। यानी भूमंडलीकरण कैसे हुआ ये यहाँ पर 3 पॉइंट्स दिए हैं। फर्स्ट, विजय, व्यापार और रोग। यानी एक तो हो गई विजय यानी साम्राज्य को जीतकर, यहाँ पर है व्यापार। तो व्यापार का मतलब हुआ अगर यहाँ पर कोई भी मोबाइल बना
तो पता चला उसकी चाइना में डिमांड है। अगर चाइना में कोई मोबाइल बन रहा है तो सामान्य सी बात है भारत के लोग भी उसको यूज़ करेंगे। तो ये सैमसंग वगैरह ये जो कंपनीज है ये बाहर की कंपनीज है, सोनी वगैरह, तो ऐसा नहीं है कि अपने भारत देश में बनाई जाती है, ठीक है। तो ये बाहर से आते हैं, इनके आयात होते हैं, निर्यात होते हैं। इस तरीके से यहाँ पर भी जो मॉडल्स बनते हैं वो बाहर बिकते होंगे। तो ऐसे व्यापार होता है। अब रोग, जो मैंने आपको बताया संक्रामक रोग होता है। अब सेकंड बात आती है खाद्य यात्रा, यानी जो मैगी वगैरह है, ये मैगी बाहर के प्रोडक्ट्स है, अपने इंडिया में पहले ये नहीं बनते थे, ये किसी से इन्फ्लुएंस होकर हमने ये मैगी खाना सीखा है। अब थर्ड है रेशम मार्ग, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। आधुनिक काल से पहले युग में दुनिया के दूर दूर स्थित भागों के बीच व्यापारिक व सांस्कृतिक संपर्कों का सबसे जीवंत उदाहरण सिल्क मार्ग, सिल्क यानी होता है रेशम, तो रेशम मार्ग यानी सिल्क मार्ग हुआ तो इसके रूप में दिखाई देता है। सिल्क मार्ग नाम से पता चलता है कि इस मार्ग से पश्चिम को भेजे जाने वाले चीनी रेशम का कितना महत्व था, यानी उस मार्ग से रेशम इतना ट्रांसपोर्ट होता था कि उसका नाम ही रख दिया गया सिल्क मार्ग यानी रेशम मार्ग। इतिहासकारों ने बहुत सारे सिल्क मार्गों के बारे में बताया। जमीन या समुद्र से होकर जाने वाले ये रास्ते न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते थे, बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। यानी कहने का मतलब ये है कि सिर्फ जमीन से यानी सिर्फ रोड की सहायता से नहीं जाया जा सकता था, वहाँ पर समुद्र के रास्ते भी बनाए गए थे जिससे ये सिल्क का व्यापार होता था। ऐसे मार्ग ईसा पूर्व के समय से ही सामने आ चुके थे और लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में थे। इसी रास्ते से चीनी पाटरी जाती थी और इसी रास्ते से भारत व दक्षिण एशिया के कपड़े व मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। वापसी में सोने चांदी जैसी कीमती वस्तुएं यूरोप से एशिया पहुंचती थी, यानी सोने चांदी जैसी चीजें कहाँ से आती थी, यूरोप से अपने एशिया में आती थी। व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती रही। व्यापार यानी जो भी ये ट्रांसपोर्ट होते हैं हर चीज़ों के, और सांस्कृतिक आदान प्रदान कैसे, यानी अगर आपका कोई धर्म है तो उसके बारे में मुझे भी जानने मिलेगा। शुरुआती काल के ईसाई मिशनरी निश्चय ही इसी मार्ग से एशिया में आते होंगे। कुछ सदी बाद मुस्लिम धर्मोपदेशक भी इसी रास्ते से दुनिया में फैले। इससे भी बहुत पहले पूर्वी भारत में उपजा बौद्ध धर्म सिल्क मार्ग की विविध शाखाओं से ही कई दिशाओं में फैल चुका था। यानी किस तरीके से धर्मों का प्रसार हुआ आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया सेकंड क्या थी, खाद्य यात्रा, तो यानी सेकंड पॉइंट आपका है भोजन की यात्रा। यहाँ दिया है हमारे खाद्य पदार्थ दूर देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के कई उदाहरण पेश करते हैं। जब भी व्यापारी और मुसाफिर किसी नए देश में जाते हैं तो जाने अनजाने वहाँ नई फसल के बीज बो आते थे। यानी कहीं ना कहीं पहले के लोग क्या करते थे कि अपना जो अनाज है वो दूसरे देश में बो के आ जाते थे। तो ऐसे ही एक फसल इन्होंने बो दी थी, वो थी आलू। अगर बाकी खाद्य पदार्थों की बात करें तो नूडल्स वगैरह आ सकते हैं, मैगी आ सकते हैं, जो एग्जाम्पल में मैंने आपको पहले ही समझा दिया। बस इन चीजों को खींच रखा है इसलिए मैं आपको ये टॉपिक जल्दी करवा रही हूँ। अब पहले क्या होता था, जैसे कि यहाँ के इंडिया के लोग हैं, अगर वो अमेरिका गए तो अमेरिका काम करने जाएंगे, वहाँ कुछ टाइम रुकेंगे तो वहाँ के फूड के बारे में वापस आकर कहाँ इंडिया में बताएंगे। तो ऐसे ही हमारे बहुत सारे खाद्य पदार्थ अमेरिका के मूल निवासियों यानी अमेरिकन इंडियनों से हमारे पास आए हैं। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था विजय व्यापार और रोग, तो ये वो कवई ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से बीमारियां फैलती थी और व्यापार होते थे। अब नेक्स्ट पेज पर देखो, जब 18वीं सदी का टाइम आता है तब काफी समय बीत जाने के बाद जो चीन और भारत थे उनको दुनिया के सबसे धनी देशों में गिना जाने लगा। एशियाई व्यापार में भी उनका दबदबा था। चीन की घटती भूमिका और अमेरिका के बढ़ते महत्व के चलते विश्व व्यापार का केंद्र पश्चिम की ओर खिसकने लगा। अब चीन की भूमिका कैसे घटी, तो उसने क्या किया, सभी देशों से कनेक्शन कम कर दिए, यानी वो धीरे धीरे सबसे कट ऑफ हो रहा था। तो इसलिए क्या हुआ, चीन वापस डाउन जाता गया और जो भी विश्व के व्यापार थे वो पश्चिम की तरफ जाने लगे। अब पश्चिम साइड क्या है, यूरोप है, तो यूरोप जो है वो एक बड़ा केंद्र बन गया काय का, व्यापार का। अब बात करते हैं 19वीं शताब्दी की, तो 19वीं शताब्दी में दुनिया तेजी से बदलने लगी। अब कैसे, यहाँ पर आपको 3 चेंजेस दिखाई देने लगेंगे। तो पहला चेंजेस हुआ व्यापार को लेकर और दूसरा हुआ रोजगार को लेकर, यानी रोजगार के लिए लोग क्या है एक से दूसरी जगह पर जाने लगे। तीसरा क्या है, पूंजी का प्रवाह, यानी बैंकों का लेन देन होने लगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपको विश्व अर्थव्यवस्था का उदय, यानी जो विश्व की अर्थव्यवस्था है उसका उदय कैसे हुआ। सबसे पहले औद्योगिक यूरोप में खाद्य उत्पादन और उपभोग के बदलते रुझानों पर विचार करें तो बेहतर होगा। यूरोप यानी जो फ्रांस, इटली, जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया है उसकी बात हो रही है। अब यहाँ पर क्या है, इसके रीजन क्या थे खाद्य उत्पादन के, ठीक है। तो फर्स्ट आपको यहाँ पर देखने मिलेगा
18वीं सदी के आखिरी दशकों में ब्रिटेन की आबादी तेजी से बढ़ने लगी। अब जो 18th सेंचुरी चल रही थी उसमें क्या है, जो ब्रिटेन के लोग थे उनकी जनसंख्या बढ़ने लगी। तो अब जनसंख्या बढ़ेगी तो सामान्य सी बात है, भोजन की डिमांड होगी तो पैदावार भी उतनी ही होगी। तो नतीजा देश में भोजन की मांग भी बढ़ी। जैसे जैसे शहर फैले और उद्योग बढ़ने लगे, कृषि उत्पादों की मांग बढ़ने लगी, कृषि उत्पाद महंगे होने लगे। दूसरी तरफ बड़े भूस्वामियों के दबाव में सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी। अब जो बड़े भूस्वामी थे, जिनके पास ज्यादा जमीन थी, जो ज्यादा खेती करते थे, उन्होंने गवर्नमेंट से डिमांड की कि आप कोर्न के आयात पर पाबंदी लगा दो। कोर्न यानी मक्के, तो मक्का के आयात पर, यानी वो जहाज से दूसरे देश से आ रहे हैं तो उस पर पाबंदी लगा दो। मतलब इसके पीछे का रीजन तो ये था कि जो भूस्वामी थे वो अपने हिसाब से अपने मक्का की रेट डिसाइड करें। यानी अब आयात बंद हो गया तो उनके पास से ही लेना पड़ेगा। वहाँ के जो भी लोग हैं, जो भी उत्पादन करेंगे उस चीज का, अगर उत्पादन करेंगे तो बीज चाहिए, या फिर अगर कोई उस मक्का की चीज से कुछ बना रहा है मक्का से, तो उसको भी बाय करना ही पड़ेगा। तो ये भूस्वामी अपने हिसाब से उस मक्का की रेट डिसाइड करने लगे। इसके बाद क्या होता है, जो खाद्य पदार्थ की ऊंची कीमतों से परेशान होकर जो उद्योगपति थे, यानी जो उद्योग चलाते थे, और जो शहरी लोग थे, ये जो किसान वगैरह थे, उन्होंने क्या किया, सरकार को मजबूर किया और इस कॉर्न लॉ को फौरन समाप्त करवा दिया। अब कॉर्न लॉ के निरस्त हो जाने के बाद बहुत कम कीमत पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लगा। यानी जो खाद्य पदार्थ पहले आ रहा था अब वो और भी कम रेट में आने लगा। तो अब इससे क्या होगा, आयातित खाद्य पदार्थों की लागत ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से भी कम थी। यानी जो पैदावार ब्रिटेन में हो रही थी उससे भी कम वैल्यू थी किसकी, जो खाद्य पदार्थ बाहर से आयात हो रहा था। फलस्वरूप ब्रिटिश किसानों की हालत बिगड़ने लगी क्योंकि वे आयातित माल की कीमत का मुकाबला नहीं कर सकते थे। अब किसान को अपना माल बेचना होगा तो क्यों भला कोई उस किसान से ज्यादा रेट पर खरीदेगा, वो तो जो आयात हो रहा है मक्का वो कम रेट में ले लेगा, सिंपल बात है। तो यहाँ पर अब किसान को इतना लॉस होने लग गया कि अगर वो मक्का भी उगाए तो उसको किस रेट पर बेचे, ताकि उस मक्का की मार्केट वैल्यू इतनी कम हो गई। तो इससे क्या हुआ, हजारों लोग बेरोजगार हो गए और उन लोगों ने खेती छोड़ दी। गांवों से उजड़कर वे या तो शहरों में या दूसरे देशों में जाने लगे। अब उनके पास कोई काम नहीं है तो खाने के लिए पैसा तो चाहिएगा, तो वो रोजगार ढूंढने के लिए बाहर जाने लगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे जिन स्थानों पर मजदूरी की कमी थी वहाँ लोगों को ले जाकर बसाया जाने लगा। यानी अमेरिका में क्या है, डिमांड ज़्यादा थी काम की, तो ये लोग क्या करने लगे, अमेरिका में जाकर बसने लगे। 19वीं सदी में यूरोप के लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए। माना जाता है कि पूरी दुनिया में लगभग 15 करोड़ लोग बेहतर भविष्य की चाह में अपने घर बार छोड़कर दूर दूर के देशों में जाकर काम करने लगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से लोग इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन में, यानी ज़्यादा इतनी संख्या में जा रहे हैं अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। अब नेक्स्ट पेज पर दिया है, यहाँ पर तकनीक में गहरे बदलाव आ चुके थे। कैसे, अब यहाँ पर जो लोग काम करेंगे अमेरिका वगैरह में, अब काम करने वाले लोग ज़्यादा आ गए, तो यहाँ पर जो भी उत्पादन होगा अब यहीं से ज़्यादा तादाद में होने लग जाएगा। इसके लिए अब ऐसा नहीं है कि गांव या कस्बे से कहीं पर आपको ये माल चाहिए, आपको ये क्या करेगा, काफ़ी मीलों दूरों से इसका सप्लाई होने लगा। अब सप्लाई होगा तो उसके लिए क्या होगा, रेलवे लाइन का इस्तेमाल किया जाने लगा। रेल का नेटवर्क इसी काम के लिए बिछाया गया था। पानी के जहाज़ों से इसे दूसरे देशों में पहुंचाया जाता था। इन जहाज़ों पर दक्षिण यूरोप, एशिया, अफ्रीका और कैरिबियाई द्वीप समूह के मजदूरों से बहुत कम वेतन पर काम करवाया जाता था। अब फिर अर्ध रेगिस्तानी पड़ती जमीनों को क्या हुआ, उपजाऊ बनाया गया। तो इसके लिए जो पंजाब के लोग थे उनको यहाँ पर लाया गया और उनसे वहाँ पर खेती करवाई, सिंचाई करवाई गई। तो वहाँ पर उनकी बस्तियों को क्या कहा गया, केनाल कॉलोनी। कैनाल यानी होता है नहर, तो नहर बस्ती। अब जिस तरीके से खाद्य पदार्थों की रही है, नहर सिंचाई की रही है, उसी तरीके से कपास की भी कुछ ऐसी ही कहानी थी, जिसकी दुनिया भर में बड़े पैमानों पर खेती की जाने लगी थी ताकि ब्रिटिश कपड़ा मिलों की मांग को पूरा कर सके। कपास के बाद में फिर रबड़ की कहानी भी कुछ ऐसी ही रही। तो ठीक है, ये तो रहा काफ़ी इजी टॉपिक। अब तकनीक की क्या भूमिका रही, तो तकनीक में अब क्या होगा, जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ेगा, लोगों की संख्या बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, तो वैसे रेलवे, भाप के जहाज, टेलीग्राफ, ये सब तकनीकी बदलाव महत्वपूर्ण रहे। उनके बिना 19वीं सदी में आए परिवर्तनों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर आपको किसी चीज़ में अगर डेवलप करना है तो आपको टेक्नोलॉजी यूज़ करनी ही पड़ेगी।
तकनीकी प्रगति अक्सर चौतरफा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों का परिणाम भी होती है। अगर आप कोई मजदूर इतना भारी वजन उठाएगा, उसकी बजाय अगर ट्रेन मशीन काम करेगी तो कितना फर्क पड़ेगा। अगर आपको पोस्ट के थ्रू कोई लेटर पहुंचाना हो, उसकी बजाय अगर आपको मैसेज करना हो तो कितना चेंजेस आ जाएगा। मैसेज सिर्फ 2 या 3 सेकंड में आपका मैसेज फॉरवर्ड हो जाता है, पर वहीं पर वो चिट्ठी जाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। अब आगे हमने क्या देखा था, जो यूरोप था वो विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया था। पर अब क्या होगा, जो यूरोप है वहाँ पर मांस का निर्यात नहीं होता था, यानी अमेरिका से यूरोप में मांस का निर्यात नहीं किया जाता था। कब? 1870 के दशक में। फिर क्या हुआ, सिर्फ जिंदा जानवरों को यूरोप में भेजा गया। अब जिंदा जानवर ले जाएंगे तो काफ़ी सारी दिक्कतें, कोई जानवर रास्ते में मर जाएगा, किसी को बीमारी हो जाएगी, लंबे सफ़र रहते हैं, किसी का वजन कम हो जाता। तो फिर जो रेफ्रिजरेटर होते हैं यानी जो फ्रिज होते हैं, उनका यूज़ इन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। अब इसकी वजह से क्या होगा, जो जानवर थे उनको काट कर फ्रिज में सेव करके ले जाया जा सकता है। यानी फ्रिज में आपने ये देखा है कि काफ़ी टाइम तक सामान या सब्जी वगैरह ख़राब नहीं होते, तो उसी तरीके से इस मांस को भी स्टोर करके कहाँ पहुँचाया जाता था, यूरोप में। यहाँ पर लिखा है पानी के जहाज़ों में रेफ्रिजरेटर की तकनीक स्थापित कर दी गई। ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड सब जगह से जानवरों की बजाय उनका मांस ही यूरोप में भेजा जाने लगा। अब डिफरेंस कहाँ पर आया, पहले के टाइम पे सीधा जानवर जा रहे थे, ठीक है, तो जानवर जाएंगे तो क्या होगा, अब कुछ जानवर मर जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो यूरोप तक जाते जाते गिनती की संख्या में जानवर रह जाते थे, तो अब उसकी डिमांड ज़्यादा थी यूरोप में, तो खाने वाले लोग ज़्यादा थे और संख्या कम रहेगी अगर जानवरों की, तो उस जानवर के मांस की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब जो गरीब लोग थे वो इस मांस को खाने में अफोर्ड नहीं कर पाते थे, पर जब से रेफ्रिजरेटर की तकनीक इन्होंने लगाई, तब से सीधा मांस वहाँ पर यूरोप में पहुँचाया जाने लगा। तो अब क्या हुआ, सभी लोग उसे अफोर्ड कर पाएंगे। अब बहुत सारे लोगों के भोजन में मांसाहार भी शामिल हो गया। अब आती है रिंडरपेस्ट बीमारी। रिंडरपेस्ट यानी जो मवेशी प्लेग होता है, जो मवेशी क्या होते हैं, जो भेड़ टाइप के जानवर होते हैं, उनका एक प्लेग यानी जो वायरस होता है वो फैल गया था। तो अफ्रीका में जो है रिंडरपेस्ट नामक बीमारी कब फैली, 1890 के दशक में, और काफी ज्यादा फैली थी। तो अब क्या होगा, उनकी जो इकोनॉमी थी यानी जो अर्थव्यवस्था थी उस पर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा। कैसे? अब पशुओं के खत्म हो जाने से अफ्रीकियों की जो रोजी रोटी थी उसके साधन ही खत्म हो गए, यानी उनका दूध वगैरह जो वो यूज़ में लेते थे, जो बेचते थे, उसकी वजह से अब वो क्या करेंगे अगर उनकी भेड़ें ही मर गई। तो इससे क्या हुआ, उनकी जो इकोनॉमी थी वो काफ़ी डाउन जाती गई। अब नेक्स्ट टॉपिक है भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना। तो जो गिरमिटिया श्रमिक थे, जो अनुबंधित श्रमिक जिनको बोलते हैं, तो वो क्या है, पहले मैंने आपको बताया था, औपनिवेशिक शासन के दौरान लोगों को काम करने के लिए गयाना, फिजी, वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पर ले जाया गया, और इन्हीं लोगों को बाद में क्या कहा, गिरमिटिया नाम दिया गया। ठीक है, तो ये आपको एक्सप्लेन करा तो समझ में आ गया होगा। अब जो ये बंधुआ मजदूर है वो बगानों में, खदानों में, सड़क, रेलवे निर्माण में काम करने लगे, तो इससे क्या होगी, इकोनॉमी वापस बढ़ेगी। अब वहाँ के जो लोग थे, जिनके वहाँ पर वो काम करते थे, जो मालिक थे, उन्होंने ये शर्तें रखी कि मजदूर अगर अपने मालिक के बगानों में लगभग 5 साल तक काम करेगा तो उन्हें अपने देश लौटने की इजाज़त मिल जाएगी। ये जो बंधुआ मजदूर थे, ये थे पूर्वी उत्तर प्रदेश के, बिहार, मध्य प्रदेश के, तमिलनाडु के, इधर के एरिया से ये आते थे। अब यहाँ पर मालिकों को तो फायदा हो रहा था, पर जो किसान थे उनकी लाइफ में कोई भी चेंजेस नहीं हुए। यानी जो गरीब जो मजदूर थे, उनको क्या करना पड़ा, अगर वो किसी की जमीन लेकर अगर कोई माल का उत्पादन करते हैं तो उनका माल इतने कम दाम पर लिया जाता कि वो वापस कर्जे में डूब जाते। तो अब ये भी उनकी मजबूरी थी कि वो भारत से निकलकर दूसरे देशों में काम करने गए। अब यहाँ पर देखो आप कि पहले जो नए दास थे, जो दास कैसे, यानी अगर आप काम करने किसी दूसरे देश में जाओगे तो वहाँ पर पहले लोगों को क्या किया जाता था, उनके नाम से नहीं बल्कि उनको ऐसे डिजिट दिए जाते थे या नंबर के नाम से उनको याद रखा जाता था, इतनी संख्या में वो गए थे। तो जितने भी मजदूर वहाँ पर थे उनको हर एक को एक अलग अलग नंबर दिया गया था। अब नेक्स्ट टॉपिक है विदेश में भारतीय उद्यमी। देखो यहाँ पर एक वर्ड है नट्टू कोट्टई चेट्टियार। तो ये क्या है, तो ये एक ऐसे साहूकार थे जो मध्य एवं दक्षिण पूर्व एशिया में खेती के लिए पैसे उधार देते थे। यानी अगर आपको खेती करनी है तो ये आपको कुछ पैसे उधार दे देंगे। ये पॉइंट्स आपके कुछ एग्जाम में पूछने लायक नहीं है। आगे बढ़ते हैं इस वाले पे, महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था का क्या हुआ। तो यहाँ पर दिया है, पहला महायुद्ध मुख्य रूप से यूरोप में ही लड़ा गया था, लेकिन उसके असर सारी दुनिया में महसूस किए गए। अब जैसा कि आपको पता ही होगा, जो पहला विश्व युद्ध था वो 2 पार्टीज के बीच में लड़ा गया था, जिसमें पहले कौन थे,
ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, ठीक है। और दूसरी तरफ कौन थी? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन तुर्की, ये थे। तो ये जो युद्ध था वो 1914 से 1918 तक चला था, यानी 4 सालों तक चला था। अब युद्ध में कितने लोग मारे गए? युद्ध में 90 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और 2 करोड़ लोग घायल हुए थे। अब एक घर में हस्बैंड, वाइफ और उसका बच्चा रहता है, तो पहले जो आदमी था वो उस घर को चलाता था, उस बच्चे का पेट पालता था। अब अगर वो आदमी ही मर गया तो वो औरत को ही सब कुछ करना पड़ेगा। तो फिर क्या हुआ? काम को संभालने के लिए घर की औरतों को बाहर आना पड़ा। अब जो देशों के व्यापार थे उनके बीच में भी काफ़ी सारे डिफरेंस देखने मिले, काफ़ी ज़्यादा तनाव देखने मिले, काफ़ी ज़्यादा आर्थिक संबंध टूट गए थे उस टाइम। तो ऐसे काफ़ी सारे डिफरेंस हुए। इन डाउन्स की वजह से हमारी इकोनॉमी भी काफ़ी इफेक्ट हुई। अब आगे हमने देखा था कि ब्रिटेन क्या था? व्यापार के केंद्र में सबसे ज़्यादा आगे था, यानी उसकी इकोनॉमी भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो युद्ध के बाद आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने का रास्ता काफ़ी मुश्किल साबित हुआ, यानी वापस से इकोनॉमी को सही करना ये काफ़ी मुश्किल हो गया था। युद्ध से पहले ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। युद्ध के बाद सबसे लंबा संकट उसे ही झेलना पड़ा। उसने क्या करा? युद्ध के बाद में मतलब जितने भी सैन्य प्रशासन वगैरह, जितने भी सैन्य में उसने पैसा लगाया, उसके बाद क्या हुआ? उसने ज़्यादा से ज़्यादा लोन लिए। जिस समय ब्रिटेन युद्ध से जूझ रहा था उसी समय भारत और जापान में उद्योग विकसित होने लगे। अब ब्रिटेन में जो युद्ध के खर्चे हुए होंगे, जो सैन्य में उसने पैसे लगाए होंगे, जो गोला बारूद वगैरह इतने सारे जो हथियार बनाए होंगे, उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा हुआ। तो उसके लिए क्या किया? उन्होंने अमेरिका से कर्जे लिए। अब उनको लग रहा था कि इस कर्जे से सारी भरपाई हो जाएगी, पर आपने ये चीज सुनी होगी कि जो कर्ज में इंसान रहता है वो हमेशा डूबता जाता है। तो इसका परिणाम भी यही हुआ कि युद्ध खत्म होने तक ब्रिटेन भारी विदेशी कब्जों में डूब चुका। अब क्या होगा? हर चीजों की मांग बढ़ जाएगी और बेरोजगारी बढ़ने लगेगी। अब नेक्स्ट टॉपिक में दिया है बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग, यानी अमेरिका में सुधार की गति तेज रही। यानी अब आप देख सकते हैं कि जो ब्रिटेन है वो डाउन जा रहा है और जो अमेरिका है उसमें सुधार हो रहा है। ये हम पहले ही देख चुके हैं कि युद्ध से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को कितना फायदा पहुंचा था। युद्ध के बाद कुछ समय के लिए तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी झटका लगा, लेकिन 20 के दशक के शुरुआती सालों से ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था तेजी से तरक्की के रास्ते पर बढ़ने लगी। लेकिन नेक्स्ट पेज पर दिया है कि जो अमेरिका की इकोनॉमी जिस तरीके से बढ़ रही थी वो सिचुएशन ज़्यादा टाइम तक टिक ही नहीं पाई। 1929 तक आते आते दुनिया एक ऐसे आर्थिक संकट में फंस गई जिसका दुनिया ने पहले कभी अनुभव ही नहीं किया था, यानी एक्सपीरियंस भी नहीं कर सकते वो इस चीज़ का। तो अब अमेरिका की इकोनॉमी क्या हुई? डाउन होती गई। क्यों? क्योंकि जो कर्जे उससे लिए गए थे, जिस देशों ने उससे कर्जे लिए थे, वो देश उन्हें कर्जे लौटा ही नहीं पाए। अब इसका रीज़न ये था कि जो अमेरिका से दूसरे देशों ने कर्जे लिए थे वो कर्जे वो लौटा ही नहीं पाए, तो इसकी वजह से उनकी बैंकें वगैरह सारी बंद करनी पड़ी। अब शुरू होती है आर्थिक महामंदी। तो आर्थििक महामंदी की शुरुआत 1929 से हुई और यह संकट 30 के दशक के मध्य तक बना रहा। अब यहाँ पर महामंदी के कारण आप देख सकते हैं युद्धोत्तर विश्व अर्थव्यवस्था कितनी कमजोर थी। इसका पहला एक कारण था कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन की समस्या, यानी किसान जो माल उगा रहे थे उसकी वैल्यू ही काफी कम हो गई मार्केट में। तो अब क्या करेंगे? जो लोग काम कर रहे हैं वो उन्होंने काम करना बंद कर दिया। एक कारण तो ये रहा, और एक महामंदी का कारण ये रहा कि जब अमेरिका से उन्होंने कर्जे लिए तो कर्जों में और डूबते गए वो बाकी के देश। अब कर्जों की भरपाई करने के लिए सरकार ने क्या किया? जो वहाँ के किसान थे उन पे कर बढ़ा दिया, यानी खेती के कर बढ़ा दिए। तो अब इससे जो शहरी निवासी के लोग हैं उनको तो कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर जो किसान और काश्तकार थे, काश्तकार क्या होता है? जो किसी की और की जमीन लेकर उस जमीन पर खेती करते हैं, यानी आपने किसी और का खेत लिया और आपने वहाँ पर खेती करना चालू किया, तो उनको ज़्यादा इफेक्ट पड़ा और किसान को ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। अब आगे दिया है पूरे देश में काश्तकार पहले से भी ज़्यादा कर्जे में डूब गए। खर्चे पूरे करने के चक्कर में उनकी बचत खत्म हो चुकी थी, जमीन सूखेदारों के पास गिरवी पड़ी थी, घर में भी जो गहने जेवर थे वो बिक चुके थे। मंदी के इन्हीं सालों में भारत कीमती धातुओं खास तौर पर सोने का निर्यात करने लगा। अब भारत को क्या सोने की चिड़िया कहा जाता है, तो वहाँ क्या हुआ? सोने का निर्यात करने लगा भारत। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री किन्स का मानना था कि भारतीय सोने के निर्यात से वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में काफ़ी मदद मिली, यानी वापस से अर्थव्यवस्था में सुधार देखने को मिला। किससे? जो भारत में सोने का निर्यात हो रहा था उससे। इस निर्यात ने ब्रिटेन की आर्थिक दशा सुधारने में तो निश्चय ही मदद दी, लेकिन भारतीय किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। अब यहाँ पर बाकियों को तो फ़ायदा मिल रहा है, देशों को तो फ़ायदा मिल रहा है, पर किसान की स्थिति तो वही की वही है।
अब 1931 में क्या करते हैं गांधी जी जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर देते हैं। अब मैंने आगे बताया था सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों स्टार्ट होता है, क्यों दांडी यात्रा उन्होंने स्टार्ट की थी नमक कर को खत्म करने के लिए। तो आगे मैंने आपको सब कुछ बता दिया था, जो उनकी 11 डिमांड्स थी यानी 11 शर्तें उन्होंने रखी थी सरकार के सामने, वो पूरी नहीं हुई, किस तरीके से उन्होंने ये आंदोलन स्टार्ट किया। तो यहाँ पर यही दिया गया है। 1931 के मंदी अपने चरम पर थी और ग्रामीण भारत असंतोष व उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। जिस तरीके से सरकार है इंडिया में, ब्रिटिश सरकार थी, वो जिस तरीके से लोगों पर अत्याचार कर रही थी, उसकी वजह से जो आम जनता थी वो भड़क चुकी थी। उसी समय महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी जो सिविल नाफरमानी आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को सिविल नाफरमानी आंदोलन भी कहा जाता है, पहले भी मैंने आपको बताया है चैप्टर 2 में, वो उन्होंने शुरू किया। अब ये अर्थव्यवस्था इतनी जो डाउन जा रही है, इतना इफेक्ट पड़ रहा है, ये भारत पर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ इसका। अब नेक्स्ट पेज पर ये दिया गया है कि जो विश्व की अर्थव्यवस्था है उसका पुनर्निर्माण कैसे हुआ, यानी वापस से ये अर्थव्यवस्था कैसे बननी शुरू हुई। आपको पहले ही मैंने बताया था कि 2 पार्टीज के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है, यहाँ पर वही दिया है। अब ये तो देखने पे ही पता चल रहा है कि जिस तरीके से इकोनॉमी डाउन जा रही है, अब वो वापस डेवलप कैसे होगी, वापस उसका उद्धार कैसे होगा। तो यही लिखा है, पुनर्निर्माण का काम कठिन और लंबा साबित होने वाला था। अब इस इकोनॉमी को सुधारने के लिए क्या होती है, ब्रेटन वुड्स व्यवस्था यानी जो ब्रेटन वुड्स संस्थान होती है वो सामने आती है। यानी ये एक ऐसी विश्व बैंक थी जिसने युद्ध के बाद बिखरी अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने में हेल्प की। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है वीटो। वीटो ये एक ऐसा अधिकार था जिसके सहारे एक ही सदस्य की असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन जाती है। अगर ग्रुप में अगर आप इतने सारे लोग हैं पर अगर आप उस चीज से सहमत नहीं है तो उसको वीटो का नाम दिया गया। यानी वीटो एक अधिकार है कि अगर आपको वो चीज पसंद नहीं है तो आप उस चीज को पूरे को खारिज कर सकते हैं। अब इकोनॉमी में थोड़ा और सुधार लाने के लिए आयात शुल्क भी स्टार्ट कर दिया, जिसको एक टैरिफ का नाम दिया गया। इसका रीजन ये था कि जो भी दूसरे देश से सामान वगैरह आएगा, जो बंदरगाह होते हैं, जो भी हवाई अड्डे होते हैं, वहां से उनको क्या करना पड़ेगा, एक आयात शुल्क देना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो विकसित देश थे, अब उनकी तो इकोनॉमी थोड़ी सही होने लग गई, पर जो विकासशील देश है यानी जो विकसित होने की प्रगति पर चल रहे हैं, उनको क्या था, 50 और 60 साल के दशक में भी पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं की तेजी प्रगति से कोई लाभ नहीं हुआ। यानी इतनी प्रगति हो रही थी फिर भी उनको कोई फायदा नहीं मिला। इसके लिए अब क्या होता है, इस समस्या को देखते हुए उन्होंने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर NIEO, ठीक है, के लिए आवाज उठाई और समूह के रूप में संगठित हो गए, समूह स्थित्योत्तर के रूप में। NEIO से उनका आशय एक ऐसी व्यवस्था से था जिसमें उन्हें अपने संसाधनों पर सही मायनों में नियंत्रण मिल सके, जिसमें सही विकास के लिए अधिक सहायता मिले, कच्चे माल के सही दाम मिले और अपने तैयार माल को विकसित देशों के बाजार में बेचने के लिए बेहतर पहुंच मिले। यानी वो अच्छी ज़्यादा क्वालिटी पर या ज़्यादा पैसों पर विकसित देशों को वो चीज़ें बेच पाए। अब जो ब्रेटन वुड्स संस्थान थी वो भी कुछ नहीं कर पाई इकोनॉमिक, तो अब क्या होता है, वैश्वीकरण होता है, यानी विश्व का एकीकरण होता है, आयात निर्यात बढ़ता है, इस तरीके से लोग काम करने लगते हैं और हमारी इकोनॉमी वापस से थोड़ा ट्रैक पे आने लग जाती है। तो ये चैप्टर इसे समाप्त होता है। तो कैसा लगा आपको चैप्टर, कमेंट में जरूर बताना। बाकी आपकी कोई भी डिमांड्स आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमारी टीम ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कर रही है कि आपको जल्दी से जल्दी कंटेंट प्रोवाइड करे, तो आप इनका शॉर्ट रिविजन हमारे इंस्टाग्राम रील के थ्रू भी कर सकते हैं। बाकी अगर आप इन नोट्स को बाय करना चाहते हैं तो रॉक्सन 4311 टेलीग्राम यूजर नेम से कांटेक्ट करके इसे बाय कर सकते हैं। सारे 6 to 12 नोट्स आपको काफी कम प्राइस में मिल जाएंगे, तो आप जाकर जरूर ले, वो आपके रिवीजन में भी हेल्प करेंगे। साथ में अगर आप नोट्स ना बनाना चाहे तो भी आप उनको पढ़ सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं स्टडीफाई में नई वीडियो के साथ। जय हिंद।